यहाँ पर हम देखें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, यानी कि भूगोल से रिलेटेड हैं। जैसे कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान राज्य है, उसका भारत के अंदर क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टदंती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित हैं? तो यहाँ पर दृष्टदंती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो वालिका स्तूप होंगे दृष्टदंती नदी पर, यहाँ पर बरखान वालिका स्तूप है, यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी जिले में कौन सा पर्वत है। तो कौन से जिले में कौन सा पर्वत है ये हमें बताना है। तो पहला तो हम देखें जालौर में इन चारों में से कौन सा पर्वत है। तो जालौर की बात करें, जालौर में यहाँ पर झरोला पर्वत है। और जयपुर की अगर बात करें हम, जयपुर में यहाँ पर बरवाड़ा पर्वत है। अलवर की बात करें, अलवर में यहाँ पर जो है वो भानगढ़ पर्वत है। और सीकर की बात करें, सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत है। नेक्स्ट हम देखें कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का जो विस्तार है यहाँ पर वो है हमारी मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट हम देखें विश्व का सर्वाधिक सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है। तो सघन बसावट वाले रेगिस्तान की बात करें जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या रहती है वो है हमारा थार का मरुस्थल। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टान है, उनका आधारभूत वर्णन जो किया था वो किया था ए.ओ. हेरोन ने। ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। जैसे कि राजस्थान की ढाल मध्य की श्रेणियों से पूर्व में, उत्तर से दक्षिण, यानी राजस्थान की बात करें मध्य की श्रेणियों में पूर्व में, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, यानी राजस्थान का पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। यह है हमारा राजस्थान का पूर्व का सेक्शन। और पश्चिम में पूरब से पश्चिम की ओर। और अगर हम राजस्थान के पश्चिम का भाग देखें तो इसमें पूरब से पश्चिम की ओर, यानी इधर की तरफ जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। ये राजस्थान की ढाल है। तो ये यहाँ पर कथन है, ये क्या है, सही है। पहला कथन तो यहाँ पर सही है। दूसरा कथन की बात करें, मरुस्थल का ढाल उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। अगर हम राजस्थान के मरुस्थल की ढाल की बात करें, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर ये ढाल राजस्थान का रहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे राजस्थान के मरुस्थल के संदर्भ में हमें सही कथन बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहली बात तो राजस्थान में यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। वर्षा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में कम होती है। अगर हम राजस्थान से जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की जा रहे हैं तो वर्षा यहाँ पर कम होती जाएगी, और पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तब भी यहाँ पर वर्षा कम होती जाएगी, यानी पूरब में ज़्यादा होगी, पश्चिम में कम होगी। तो इस तरीके से राजस्थान में वर्षा चलती है। तो ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा, यहाँ पाई जाने वाली सेवण, लीलण घास, भुक्तियों की घासें, लंगरिया काट आदि पशुधन के लिए पौष्टिक एवं उपयोगी पोषण का काम करती है। ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। थर्ड ऑप्शन देखें हम, मरुस्थलीय क्षेत्र में अपशिष्ट एकांकी पहाड़ियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, या बहुत पाई जाती हैं, कम नहीं बहुत पाई जाती हैं। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो अपशिष्ट एकांकी पहाड़ियाँ हैं बहुत पाई जाती हैं, जो यहाँ पर इंसल वर्ग के नाम से जानी जाती है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो इसका मतलब ये सारे कथन यहाँ पर सही है। और जो मरुस्थल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर वो किससे निर्मित होती हैं। वो यहाँ पर मरुस्थल की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर क्वार्टजाइट इससे निर्मित होती हैं, या बलुई पत्थर से निर्मित होती हैं।
बलुई पत्थर से, या फिर हम बोल सकते हैं क्वार्टज ग्रेनाइट से ये पैदा होती हैं। क्वार्टज ग्रेनाइट, क्वार्टज ग्रेनाइट से यहाँ पर मरुस्थल की पहाड़ियाँ बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस देश ने राज्य के मरुस्थल के ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड OECF ओवरसीज इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को यहाँ पर क्रियान्वित किया है? कौन से राज्य का यहाँ पर सहयोग लिया गया है? जापान का यहाँ पर सहयोग लिया गया है। राजस्थान के धरातल की विशेषता कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो राजस्थान के अगर धरातल की विशेषता के बारे में बात करें यहाँ पर, तो पहला तो बीहड़ युक्त है, ये बात सही है। बर्फीली मैदान भाग है, ये भी बात सही है। और बर्फीली मैदानी भाग यहाँ पर, बर्फीला मैदानी भाग ये यहाँ पर गलत है, बर्फीला मैदानी भाग राजस्थान में नहीं है। और वालू का स्तूपों से ढका हुआ है, ये सही है, पर वालू का स्तूपों से राजस्थान ढका हुआ है। उबड़ खाबड़ असमान यानी बीहड़ राजस्थान है, ये भी सही है, उबड़ खाबड़ असमान है। तो यहाँ पर बर्फीला मैदानी भाग राजस्थान की धरातल की विशेषता नहीं है। फॉसिल बालू का स्तूप होते हैं, तो फॉसिल बालू का स्तूप है किस टाइप के होते हैं? फॉसिल जो बालू का स्तूप है हमारे, वो स्थायी वनस्पति युक्त होते हैं, यानी बहुत स्थायी वनस्पति होती है फॉसिल बालू का स्तूपों में। चूना युक्त होते हैं ये फॉसिल बालू का स्तूप, और इनमें ऑक्साइड की मात्रा भी रहती है। नेक्स्ट हम देखें, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा क्या है? कौन सी दशा में बालू का स्तूप है बनते हैं? पहला तो बालू का स्तूप है रुकावट का होना, इसमें बनते हैं, रुकावट होगी तब हमारे बालू का स्तूप बनेंगे। दूसरा, हवा में गति होगी तब भी बालू का स्तूप बनते हैं। और विस्तृत क्षेत्र में भी यहाँ पर बालू का स्तूप बनने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखें, भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? अगर भूकंप की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान को यहाँ पर 3 जोन के अंदर राजस्थान को बांटा गया है। यहाँ पर हम देखें जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ढक्कन लावा पठार क्षेत्र में यहाँ पर हम देखें वैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वैसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का ऊपर जो उपजाऊ जो क्षेत्र है वो यहाँ पर ऊपरमाल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उदयपुर के अंदर तस्तरी नुमा पहाड़ी है, वो यहाँ पर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी है, ये गिरवा के नाम से प्रसिद्ध है। अगर उदयपुर हम देखें यहाँ पर राजस्थान के मैप में, तो उदयपुर का है, जैसे कि यहाँ पर जो पानी है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि बाढ़ आती है, बाड़मेर से यहाँ पर जालौर, जाल बिछाते हैं भगवान, फिर एक भक्त का सिर फंस जाता है तो सिरोही, और फिर पानी जाता है उदय सागर झील में यानी कि उदयपुर। तो उदयपुर में यहाँ पर क्या पाई जाती है? इसके अंदर तस्तरी नुमा पहाड़ी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिरवा पहाड़ी हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे कि हमारे पास में ये राजस्थान का मैप है, चारों कोने हमें बताने हैं राजस्थान के। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और फोर्थ कोना। चारों कोनों पर क्या क्या है और किस किस जगह में ये है? तो चारों कोनों की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो सबसे पहला कोना आता है यहाँ पर, जैसे नंबर वाइज चलते हैं 1 2 3 4, राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले कोने पर आ जाते हैं इस तरीके से, यानी कि पूरब की तरफ कोना है, उसमें आ जाता है सीलान, यानी कि धौलपुर के अंदर ये सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर है, धौलपुर के अंदर। यहाँ पर हम देखें, इस जो सबसे राइट में जो जगह है वो है सीलान, ये धौलपुर में है। सीलान नहीं है, ये न है, सीलान। फिर सेकंड नंबर पर आ जाते हैं हम जैसलमेर, यानी कि गंगानगर की साइड। गंगानगर में यहाँ पर सीलान के बाद में आ जाता है कोणा गांव, जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट है राजस्थान का। फिर थर्ड नंबर पर आ जाते हैं पश्चिम में, जो कि जैसलमेर वाला भाग है। जैसलमेर में यहाँ पर आ जाता है कटरा,
सबसे पश्चिमी गांव है कटरा। और दक्षिण में आ जाता है यहाँ पर एकदम साउथ में, यानी डूंगरपुर यहाँ पर है। और डूंगरपुर के बाद में ये बांसवाड़ा क्षेत्र आ जाता है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में आ जाता है यहाँ पर, जगह का नाम है बोरकुंड, बोरकुंड। तो ये राजस्थान के 4 हिस्से हैं। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन। जैसे पूर्व में हमारा सिलाना, पश्चिम में हमारा कटरा, उत्तर में हमारा कोणा और बोरकुंड हमारा दक्षिण में। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा सटीक है, यानी मरुस्थल के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सत्य है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये दे रखी है कि मरुस्थल है सूखे के कारण प्रारंभ होता है, तो ये गलत है। सूखा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आता। दूसरा, शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ में प्रसारित होती है, ये भी गलत है यहाँ पर। मुख्य कारण क्या है मरुस्थलीकरण प्रक्रिया का? मुख्य कारण यहाँ पर एक तो अतिचारण है, एक अति हलन है, एक निर्मलीकरण है। मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित ही होती है, यानी कि मरुस्थलीकरण मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ होती है। और यह अतिचारण, अतिहलन और निर्मलीकरण के कारण ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में कौन से कथन पर प्रश्न, यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा कथन है वो सही है और कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो पहला तो देखें हम, राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिम के अंदर रेतीले मैदानों का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का ये जो 61 पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये वाला, ये कितना है 61 अगर हम बात करें रेतीले मैदान की तो 61.11% है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान है राजस्थान का, तो ये बात सही है। दूसरा लाइन दे रखी है, राज्य के 6.30% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है। 6.30% भूभाग पर अरावली क्षेत्रीय विस्तार यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखें, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदानी भाग है, तो ये सही है। यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि इससे जस्ट नीचे यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है। पूर्वी मैदानी भाग ये कितने क्षेत्र पर है? राज्य का जो पूर्वी मैदानी भाग है ये 23.03% पर, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में हमें लिखना है। अरावली की पर्वत श्रेणियां ऊंचाई के आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे छोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आती है जरगा। तो रघु कुंभ लेकर के अचल रहा और जरग नहीं हुआ, यानी कि अचल रहकर एक तरह जड़ जड़ बन गया पूरा। रघु कुंभ लेकर के अचल बैठ गया और जड़ बन गया, तो रघुनाथ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले राजपूताना शब्द है यहाँ पर राजस्थान के लिए किसने उपयोग में लिया था? तो यहाँ की बात करें हम, जॉर्ज थॉमस थे जिसने 1800 में राजपूताना शब्द है राजस्थान के लिए प्रयोग किया था। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के रचयिता का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जो पुस्तक है इसके रचयिता है विलियम फ्रैंकलिन। ये पुस्तक की रचना है और कब रची थी? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने, यानी यहाँ पर विलियम जो फ्रैंकलिन है इन्होंने लिखा था
कि इस पुस्तक को राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण है यहाँ पर इसमें माना जाता है कि इसके लिए राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस के द्वारा लिया गया है। इसका लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की ये पुस्तक है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लग मिलती है और न ही किसी देश से। तो ऐसे जिले हैं राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर टोटल 8 जिले हैं ऐसे जो राजस्थान में जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। जैसे कि कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर हम देखें जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती है। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जोधपुर, क्योंकि राव जोधा है। नागौर से क्या लाए थे? नाग लाए थे, तो यहाँ पर आ जाते हैं नागौर। और ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाला क्षेत्र है यहाँ भी इससे कनेक्ट है, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नागौर के बाद में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ भी यहाँ पर टच है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे ये हमारा चित्तौड़गढ़ है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके ऊपर आ जाते हैं भील, तो भीलवाड़ा कहीं भी टच नहीं है, तो ये आ जाएगा भीलवाड़ा। फिर हम इससे नीचे आ जाते हैं तो ये राजसमंद है, यहाँ पर राजसमंद भी टच है, यानी राजसमंद और ये दोनों यहाँ पर टच नहीं है। तो ये यहाँ पर जैसे कि बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद में यहाँ पर जाल बिछाया था, फिर पाली आएगा, क्योंकि पालने के लिए पाल लगाया ऊपर, तो पाली। और इधर राज की बात बताई तो राजसमंद में बताई थी, तो राजसमंद भी आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखें ये वाला क्षेत्र कनेक्टेड है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर इधर टच है, ये वाला अंदर वाला क्षेत्र है, ये भी यहाँ पर टच नहीं है। अब क्या हुआ, एक बार इसमें और इसमें लड़ाई हो जाती है, यानी कि अजमेर और इसमें सवाई माधोपुर में लड़ाई हो जाती है, और अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें अजमेर और सवाई माधोपुर कहाँ है, जैसे कि ये भीलवाड़ा हो गया हमारा, ये धौलपुर, ये हमारा करौली, ये हमारा सवाई माधोपुर, ये टोंक हो गया। भीलवाड़ा यहाँ पर ये जगह पर है भीलवाड़ा, क्योंकि प्रतापगढ़ यहाँ से आए थे प्रताप जी, और यहाँ पर आएगा चित्तौड़गढ़, तो इसके अकॉर्डिंग भीलवाड़ा यहाँ पर होगा। तो भीलवाड़ा, और फिर ऊपर आ जाता है अजमेर। अजमेर के बाद में टोका, यहाँ पर जयपुर है, जयपुर से एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने टोका इनको बीच में। और इधर आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ऊपर आ जाता है यहाँ पर डोसा खाते हैं, तो दौसा। तो ये जिले हैं, दौसा है, जयपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, ये टोटल 8 जिले हैं। इनकी सीमा ना तो किसी से लगती है, ना ही ये राज्य से लगती है, ना ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनकी लगती है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है? तो गुजरात से लगने की बात करें हम तो 6 जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। अब कौन कौन से हैं वो 6 जिले? सबसे पहले हम बात करें बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा है, गुजरात से लगती है। बाड़मेर में जाल बिछाया तो जालौर की सीमा है, बाड़मेर गुजरात से लगती है। जालौर के बाद में यहाँ पर सिरोही, यानी सिर फंस गया, तो इसकी सीमा गुजरात से लगती है। सिरोही के बाद में उदयपुर है, उदय सागर जिले में पानी जाता है, तो उदयपुर हो गया, इसकी सीमा लग रही है यहाँ पर। और उदयपुर के नीचे हम देखें, उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनकी सीमा भी राज्य किस लग रही है? राजस्थान के जिले हैं जिनकी गुजरात की सीमा लग रही है। नेक्स्ट हम देखें,
जैसे सत्य कथन हमें बताना है। यहाँ पर सत्य कथन क्या है? पहली बात तो यहाँ पर हम देखें, राजस्थान का जो उच्चावची वातावरण है, यानी राजस्थान का उच्चावचीय स्वरूप यहाँ की भूगर्भिक संरचना के द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से रहे अपक्षय, अपदन और निक्षेपों का परिणाम है, जो उच्चावच्य राजस्थान का स्वरूप है। दूसरा, सर सिरिल फॉक्स के अनुसार मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम एवं सिंध का निचली घाटी वाला भाग अपर टर्सरी समुद्र तक समुद्र के यानी अपर टर्सरी युग तक समुद्र के नीचे रहा है। तीसरा यहाँ पर है, वेलैंड फोर्ड के अनुसार समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप शुक्लन प्रक्रिया से यहाँ पर उत्थित समुद्र शुक्लन प्रक्रिया से क्या करता है, तले से मरुस्थलीय क्षेत्र को जन्म दिया है, जिसका प्रमाण इस क्षेत्र की लवणीय झीलें हैं। नेक्स्ट कथन देखें, तो ये सारे कथन यहाँ पर सही है। सही कथन की बात करें, यहाँ पर क्या है सही कथन? पहला तो हम देखें, मध्य अरावली क्षेत्र में अजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम भाग में टाटगढ़ के पास सर्वोच्च चोटी है गोरम जी। तो अजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम भाग में है ये। तो अजमेर कहाँ है? जैसे कि यहाँ पर अजमेर है, अजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर इस जगह पर कौन सी चोटी है? इस जगह पर जो चोटी है उसका नाम है टाटगढ़, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गोरमजी और 934 मीटर है टाटगढ़। तो यहाँ पर मान लेते हैं टाटगढ़। नेक्स्ट देखें, और इसका नाम क्या है टाटगढ़ में? इस चोटी का नाम गोरम जी, गोरम जी। और अजमेर के ये क्या है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्रों में दर्रे को नाल के नाम से जाना जा सकता है। तो अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ दर्रे में दर्रों को या तंग रास्तों को नाल के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम देखें, गिरिपथ ढाल का निम्न भाग क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। यह भाग जलोढ़ पंख से ढका होता है। गिरिपथ भाग का जो निम्न भाग है बजादा कहलाता है। तो किससे ढका होता है? जलोढ़ पंख से ढका होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्षेत्रफल हमें बताना है किलोमीटर के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल में हम बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, यानी 38,401 जैसलमेर का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में बाड़मेर का आ जाता है। बाड़मेर का आता है यहाँ पर 28,387, बाड़मेर का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर सीकर का क्षेत्रफल आ जाएगा 17,718 और पाली का आ जाएगा उससे भी कम 12,387, ये पाली का आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हम देखें यहाँ पर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई हम देखें यहाँ पर, तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 है और उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की चौड़ाई 826 है। तो इन दोनों कथनों की बात करें यहाँ पर, दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही है। अगर राजस्थान में हम पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं तो कितनी है? 869 ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं तो कितनी है? 826, यानी कम है। तो ये किलोमीटर में है दोनों लंबाई। नेक्स्ट देखें, जिस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो कौन कौन से जिले हैं जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, और अवरोही क्रम में इसको लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में हमें इसको लिखना है। तो कौन कौन से जिले हैं वो? तो पहला है जैसलमेर, सबसे ज्यादा जैसलमेर की लगता है। दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। तीसरे नंबर पर आता है गंगानगर और चौथे नंबर पर आता है बीकानेर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर लगती है। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। जैसे हम मैप देखते हैं यहाँ पर, तो मैप में यहाँ पर बीकानेर क्या है? ये है।
तो बीकानेर की सीमा यहाँ पर देखते लेते हैं। जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है, और इधर हम देखें गंगानगर की सीमा लग रही है यहाँ पर। तो पहले नंबर पर जैसलमेर आ रहा है, दूसरे नंबर पर बाड़मेर और तीसरे नंबर पर गंगानगर। और दूसरे नंबर पर बाड़मेर आ रहा है। बाड़मेर का हम ये देख लेते हैं, ये बाड़मेर है, यानी कि बाड़मेर। और तीसरे नंबर पर आता है गंगानगर, और चौथे नंबर पर आता है बीकानेर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के स्तूपों के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो क्या तथ्य है जो राजस्थान के स्तूपों के बारे में सही तथ्य है? पहला तो यहाँ पर पैराबोलिक बालिका स्तूपों का विस्तार है, संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है पैराबोलिक बालिका स्तूप। दूसरा, पैराबोलिक बालिका स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में है, और इसके निर्माण में मरुस्थली वनस्पति का योग है, यानी मरुस्थलीय वनस्पति की वजह से यहाँ पर जो स्तूप बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे पैराबोलिक बालिका स्तूप, बोलिक बालिका स्तूप। और ये कहाँ पर बनते हैं? पश्चिमी राजस्थान में ये बनते हैं। दूसरा हम देखें, दूसरा तारावालू का स्तूप है। तारावाली का स्तूप है जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ बाली का स्तूप है, श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं, और इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनते हैं ये तारावाली का स्तूप, इस तरीके से ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, और 10 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। तो इनको हम कहते हैं तारावाली का स्तूप। और जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं। थर्ड है अवरोधी बालिका स्तूप। इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। ये अवरोध है जैसे कि झाड़ी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, भवन हो सकता है, पहाड़ी हो सकती है, जैसे पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ और विचून पहाड़, जोबनेर और सीकर की पहाड़ियाँ इस प्रकार के टीलों का उदाहरण है। तो अजमेर और सीकर की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये हमारा आ जाता है झुंझुनू के नीचे सीकर, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो सीकर और अजमेर, अजमेर कहाँ जाता है? जैसे कि ये अजमेर है, अजमेर यहाँ पर आ जाता है, सीकर ही नहीं, जयपुर है, अजमेर यहाँ पर आएगा सेंट्रल राजस्थान में। क्योंकि अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई होती है तो टोंक यहाँ पर बचाने जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे अजमेर है और सीकर है, यहाँ पर इन जगह पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अवरोधी बालिका स्तूपों का निर्माण यहाँ पर होता है, और इसी प्रकार के टीलों को ये जन्म देते हैं। तो ये सारे कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है, पहला दे रखा है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। दूसरा दे रखा है यह क्षेत्रफल देश के कुल भाग का 10.41% है, ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा देख रहा है राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। चौथा हम देखें, पूर्वी राजस्थान से पश्चिम राजस्थान की ओर जिलों का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता है। तो पूर्वी से पश्चिमी की तरफ जाते हैं राजस्थान में, इधर से इधर, तो जिलों का आकार घटता नहीं है, बढ़ता है। जैसे कि हम देखें धौलपुर सब छोटा है और जैसलमेर बड़ा है, यानी बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ता है न कि घटता है। तो घटना यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर घटने वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर कारण और रीजन हमें पढ़ना है। पहला कथन है और दूसरा उसका कारण है। राजस्थान के श्री गंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, ये बात सही है। दूसरा, ये तिरछापन क्यों होता है? राजस्थान में श्री गंगानगर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर है। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है क्योंकि कर्क रेखा जो गुजरती है राजस्थान में, वो कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, यानी यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस गंगानगर है ये ज़्यादा दूर पड़ जाता है कर्क रेखा से, इसलिए यहाँ पर
सूर्य की किरणें हैं, तिरछापन इनका सर्वाधिक यहाँ पर गंगानगर में होता है। तो दोनों ही सही हैं और रीजन यहाँ पर आइसोलेशन का सही व्याख्या है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर हम जनसंख्या की बात करते हैं। जैसे जनसंख्या कौन सी जगह पर कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। जैसे हम उदयपुर की जनसंख्या की बात करें तो उदयपुर की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार ये है 30,68,480, यानी उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद में अगर हम सीकर की बात करें तो सीकर में जनसंख्या है 26,03,761। तो उदयपुर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है उदयपुर, उदयपुर। और सीकर हमारा कहाँ पर पड़ जाता है, इधर राजस्थान में, यहाँ पर पड़ जाता है सीकर। तो उदयपुर में सीकर से जस्ट ज़्यादा जनसंख्या है। तीसरा हम देखें बाड़मेर में जो जनसंख्या है वो है यहाँ पर, सीकर में जनसंख्या है 26,357, बाड़मेर में भी 26,03,751 है, और सीकर और बाड़मेर में यहाँ पर जनसंख्या 2011 के अनुसार सेम है। और बाड़मेर हम देखें कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर है बाड़मेर। तो बाड़मेर का क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन इनकी जनसंख्या यहाँ पर सेम है, बाड़मेर की और सीकर की जनसंख्या सेम है, यानी बराबर है। अजमेर की बात करें हम, अजमेर की जनसंख्या है 25,83,000, यानी अजमेर की जनसंख्या इनसे कम है। और अजमेर कहाँ पर है हमारा, सीकर के नीचे हम जस्ट चलें ये जयपुर आ जाएगा, और जयपुर के पास में आएंगे हम अजमेर, क्योंकि अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई होती है तो टोंक बीच में बचाने के लिए आता है, यानी कि टोकने के लिए जयपुर से कोई आदमी आता है वो कहलाएगा टोंक। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब बात करते हैं हम जनसंख्या के प्रतिशत की। जैसे जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, बांसवाड़ा में कितना प्रतिशत जनसंख्या है, तो बांसवाड़ा में जो जनसंख्या है 2.62% है। और हम बात करें हनुमानगढ़ में तो हनुमानगढ़ में यहाँ पर 2.69% जनसंख्या है हनुमानगढ़ में। फिर बात करें दौसा की तो दौसा में यहाँ पर 2.38 है। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर 2.25 जनसंख्या है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में इन चारों जिलों में से बांसवाड़ा, और इनमें हम बात करें सबसे पहले नंबर पर आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चौथे नंबर पर आता है दौसा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि भौगोलिक प्रदेश के नाम हमें बताने हैं कि कौन सा प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। जैसे मांड प्रदेश की बात करें तो मांड प्रदेश है ये जैसलमेर का आसपास का क्षेत्र है, वो मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जैसलमेर, और इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका आसपास का क्षेत्र है, मांड प्रदेश के नाम से जाना जाएगा राजस्थान के अंदर। दूसरा हम देखें सपाद लक्ष्य है, सपाद लक्ष्य ये सांभर और नागौर का क्षेत्र है, नागौर का क्षेत्र है, ये सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो मध्य मांड प्रदेश जैसलमेर, इधर नाग यहाँ पर उतर कर आए थे तो नागौर यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, नागौर वाला क्षेत्र है ये सपाद लक्ष्य का क्षेत्र कहलाएगा, सपाद लक्ष्य। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर जयपुर है, जयपुर में सांभर झील है, तो सांभर झील के आसपास का क्षेत्र नागौर का क्षेत्र है, ये सपाद लक्ष्य वाला क्षेत्र हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं मेवाड़ या मेवात। मेवात जो क्षेत्र है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, ये मेवात क्षेत्र में आ जाएगा। अलवर भरतपुर कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, जैसे झुंझुनू यहाँ पर हो गया, झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे यहाँ पर सीकर, सीकर के नीचे इधर हम देखें यहाँ पर अलवर आ जाता है, और अलवर है और भरत नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, अलवर में जाकर डोसा खाता है, यानी कि डोसा। तो यहाँ पर हो गया भरतपुर, तो अलवर और भरतपुर वाला एरिया है यहाँ पर, अलवर और भरतपुर वाला एरिया ये क्या कहलाएगा हमारा, अलवर और भरतपुर वाला एरिया कहलाएगा मेवात। तो ये हमारा मेवात वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखें बागड़ वाला क्षेत्र है, बागड़ वाला क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र वाला है, बागड़ क्षेत्र कहलाएगा। तो डूंगर और बांसवाड़ा की बात करें यहाँ पर
ये हमारा है डूंगरपुर और ये हमारा बांसवाड़ा। तो ये दोनों क्षेत्र हमारे क्या कहलाएंगे, वागड़ वाले क्षेत्र कहलाएंगे, वागड़। तो वागड़ हमारा जैसे कि दक्षिणी राजस्थान में है, और पूर्वी राजस्थान में हमारा मांड प्रदेश है, और पश्चिमी राजस्थान में हमारा मांड प्रदेश है, और पूर्वी राजस्थान में हमारा मेवात प्रदेश है। और अगर हम मध्य राजस्थान की बात करें तो मध्य राजस्थान के क्षेत्रफल को हम कहते हैं सपाद लक्ष्य, यानी नागौर वाला और सामर झील के आसपास वाला क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जैसे पर्वत श्रेणियों के बारे में बताना है। पर्वत श्रेणियों में जैसे कि पहले नंबर पर कौन सी आती है, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में आएगा, वो हमारा होगा सुधा पर्वत। सुधा पर्वत। दूसरा है हमारा जैसे कि सेकंड नंबर का जो क्षेत्र है यहाँ पर उदयपुर में, ये हमारे हैं गिरवा पर्वत, गिरवा। तीसरे नंबर पर हम देखें, तीसरे नंबर पर जैसे झालावाड़ क्षेत्र में यहाँ पर जो पहाड़ी आती हैं वो मुकुंदरा पहाड़ी आ जाती है। और चौथे नंबर पर हम देखें इधर वाले क्षेत्र में, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालौर वाले क्षेत्र में, जालौर वाले क्षेत्र में जो पर्वत आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे मालानी पर्वत। ये जालौर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे पर्वतमालाओं को हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी पर्वतमाला कितनी ऊंची है। तो पर्वतमाला में जैसे कि हम देखें गुरु शिखर है, ये कितनी ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद में यहाँ पर हम बात करें, शेर है, शेर यहाँ पर 1597 मीटर है। फिर जरगा की बात करें, यहाँ पर जरगा है वो 1431 मीटर ऊंची है। और तारागढ़ है, तारागढ़ यहाँ पर हमारा 873 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, आकल गांव है जैसलमेर में राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। तो आकल गांव है ये जैसलमेर में एकमात्र जीवाश्म पार्क है, आकल गांव। और दूसरा यहाँ पर हम देखें कि पीवना राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली घास की किस्म है। तो घास की किस्म यहाँ पर पीवना नहीं है, पीवना हम वो जो पावड़ा आते हैं उनको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर सही है, आकल गांव जैसलमेर में राजस्थान का। आकल गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में। और राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है कहाँ पर, आकल गांव में। और ये आकल गांव कहाँ है, जैसलमेर में, आकल गांव। और यहाँ पर क्या है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क, जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि माउंट आबू से संबंधित कथनों का हमें परीक्षण करना है। तो माउंट आबू से संबंधित कथनों में क्या आ जाता है, पहली बात तो यह राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। तो ये यहाँ पर सही है, पर्वतीय पर्यटक स्थल है माउंट आबू। दूसरा, यह राजस्थान का वारखो यानस्क कहलाता है, और यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। और ये सिरोही, माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में। तो सिरोही किधर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जालौर है, बाड़मेर जैसे बाढ़ आ गई, बाड़मेर के बाद में जालपट का तो जालौर, जालौर के बाद में सिर फंस गया तो सिरोही। तो सिरोही में माउंट आबू है। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है। तो इसी सिरोही के अंदर हमारे क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है, और राजस्थान का वर्खो यानास कहलाता है ये, और पर्वतीय पर्यटन स्थल है ये, पर्वतीय पर्यटन स्थल, पर्वतीय पर्यटन स्थल। आगे हम बात करें, यहाँ पर हम देखें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है
अरावली पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। तो ये बात सही है, प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये बलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। कारण क्या है इसका बलित पर्वतमाला होने का? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अथवा प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई है। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये प्राचीन बलित पर्वतमाला है। तो यहाँ पर कारण भी सही है और रीजन भी यहाँ पर सही है, तो दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि अकाल जो पड़े हैं उन अकालों का टाइम पीरियड हम देखें। अकालों का टाइम पीरियड किस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे चालीसा का अकाल है, ये कब पड़ा था? चालीसा के अकाल की बात करें हम, यहाँ पर चालीसा का अकाल पड़ा था 1783 में। फिर पंचकाल है, चालीसा मतलब कि हम 40 में 3 जोड़ते हैं, 40 में आ रहा है 3, 40 का डबल करके 3 जोड़ देते हैं तो 1783 में ये अकाल पड़ा था, यानी ये 3 है तो चालीसा का अकाल 1783 में। फिर पंचकाल की हम बात करें, पंचकाल कब पड़ा था, यानी पंच अकाल हो गया एक तरीके से, और ये पड़ा था 1812-13 में। तो पंच में यहाँ पर 3 और 2 5 जोड़कर हो गया पंचकाल, तो 1812 और 13, यानी 3 और 2 दोनों को जोड़ करके 5 हो गया, तो 1812-13 पंचकाल हो गया। त्रिकाल की बात करें, त्रिकाल का आकार है वो कब पड़ा था, तो त्रिकाल है यहाँ पर ये पड़ा था 1868-69 में, यानी कि त्रिकाल है 3 और 3 9 यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर त्रिकाल 1868 और 69 हो गया। और छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, तो छप्पनिया अकाल की हम बात करें यहाँ पर तो ये पड़ा था 1899 से 1900 में, यानी 56 एक तरीके से कंप्लीट हो गया छप्पनिया का अकाल 1899-1900 में। 56-99, तो छप्पनिया का अकाल है 1899 से 1999 और 1900 आ रहा है जैसे, तो छप्पनिया का अकाल हो जाएगा। पंचकाल को हम याद रख सकते हैं 12 और 13 दोनों जोड़ के 5 हो गया 25। चालीसा के अकाल को हम 83 से याद रख सकते हैं 1783, और इस तरीके से ये नंबर से यहाँ पर याद होंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो मरुस्थलीकरण का हम बात करें, राजस्थान की बात करें हम, तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो मरुस्थल हमारा पश्चिमी राजस्थान में। अगर राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर वाला एरिया है ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में आ जाएगा और यही सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने कौन सी पुस्तक में यहाँ पर भौगोलिक चीजें हैं उनके बारे में बताया था, तो बीपी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल एक पुस्तक लिखी और उसमें ये बताया था सारी चीजें जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है उनके बारे में हमें जानकारी दी है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि कौन सी जगह है, नेक्स्ट जयपुर है, दौसा है, धौलपुर, टोंक, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर आदि राजस्थान के किस प्रदेश में आते हैं। तो इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जैसे जयपुर भी आ जाता है इसमें, तो ये सारे पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाते हैं क्योंकि जैसलमेर वाला है मरुस्थल में चला जाता है, तो ये पूर्वी मैदानी भाग में आ जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक सारे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं यहाँ पर जयपुर कौन सा है। तो जयपुर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जयपुर है, अगर राजस्थान के मैप की बात करें तो ये जयपुर है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। जयपुर के बाद में दौसा की बात करें तो दौसा ये जयपुर के जस्ट पास में यहाँ पर ये है दौसा। फिर हम बात करें धौलपुर की, तो इधर ये जो दिख रहा है ये है हमारा धौलपुर, यानी कि जैसलमेर की धूलभरी आंधियां धौलपुर में जाकर के उड़ती हैं, तो ये धौलपुर। फिर हम बात करें टोंक,
तो जयपुर से जस्ट नीचे यानी अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई हुई थी, तो टोंक इनको बचाने के लिए आया था, यानी कोई टोकने के लिए आया था, तो बीच में आ गया टोंक, तो ये आ गया टोंक। और इसके पास में यहाँ पर अजमेर, क्योंकि अजमेर और सवाई माधोपुर में लड़ाई हुई थी, सवाई माधोपुर यहाँ पर आ जाएगा, ये सवाई माधोपुर, SWM सवाई माधोपुर। तो ये हमारा हो गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर हम बात करें करौली की, तो सवाई माधोपुर और जब ये लड़ाई शांत हो गई थी तो ये करौली का मंदिर देखने गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा करौली। और फिर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर है सीकर, यहाँ पर है झुंझुनू, तो जयपुर के जस्ट ऊपर बिना मात्रा का एक जिला है जिसका नाम है अलवर, तो ये अलवर आ जाएगा। और ये जो क्षेत्र है हमारे, एक और जगह आ जाएगी यहाँ पर भरतपुर, अलवर के जस्ट पास में, यानी अलवर और भरत, भरत है अलवर में, डोसा खाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भरतपुर। तो ये जो क्षेत्र है हमारे, ये वाले क्षेत्र, ये हमारे किस क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं, यानी पूरब के अंदर हैं। टोटल राजस्थान के पूरब के जो जिले आ गए हैं यहाँ पर, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये 7 जिले हैं, राजस्थान के कौन से प्रदेश में आते हैं। तो ये जो 7 जिले हैं ये हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं। अब ये 7 जिले हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के। जैसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें यहाँ पर, तो हम नीचे चलते हैं राजस्थान के मैप में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जगह देखते हैं कौन कौन सी जगह है। तो सबसे पहले है कोटा, हम कोटा ढूंढते हैं, कोटा कहाँ पर होगा। तो जैसे क्या है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ से लड़ाई हुई, यहाँ पर भील थे जो बूंदी खाने के लिए गए थे बूंदी में, और बूंदी के बाद में जैसे कि यहाँ पर ये तो हमारा क्या है सेक्शन हो गया, अजमेर भीलवाड़ा सेक्शन वाला सेक्शन हो गया, यानी यहाँ पर अजमेर, यहाँ पर हमारा टोंक और यहाँ पर हमारा सवाई माधोपुर। लेकिन यहाँ पर हम देखें जैसे कि यहाँ पर भील थे यानी भीलवाड़ा, फिर यहाँ पर भीलवाड़ा से भील बूंदी खाने जाता है तो बूंदी हो जाएगा यहाँ पर, और बूंदी से ये कोटा, तो ये कोटा हमारी जगह आ जाएगी कोटा। अब कोटा हो गया, कोटा के बाद में बारा, क्योंकि बांधने के लिए बारा से कुछ लाता है भील चीते को, और फिर बारा के बाद में यहाँ पर नीचे आ जाता है झालावाड़ा, तो ये झालावाड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये है भीलवाड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये जगह भीलवाड़ा, और इधर वाला क्षेत्र है ये हमारा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, क्योंकि चीते को पकड़ने के लिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे इसको, चित्तौड़गढ़। चीते को पकड़ने के लिए भील कहाँ जाता है, बूंदी, और फिर बूंदी से बूंदी खा करके कहाँ जाता है, बारा से कुछ बांधने के लिए लाता है, और झालावाड़ा से झाल लाता है, और फिर काट कर खाने के लिए कोटा जाता है, तो काटा कुछ काटने के लिए लाता है। तो ये सारी जगह आ जाएगी हमारी, कौन कौन से, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ा, चित्तौड़गढ़। और एक और जिला है यहाँ पर कि चित्तौड़ से प्रतापगढ़ है, वो यहाँ पर बांस लाते हैं बांसवाड़ा से, तो ये बांसवाड़ा आ जाएगा। तो ये क्षेत्र है, प्रतापगढ़ को यहाँ पर छोड़ दिया है बीच में। तो ये 7 प्रदेश हैं, ये क्या कहलाएंगे हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी पठार हैं यहाँ पर, ये कहलाएंगे हमारे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम नेक्स्ट देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंड, एक तो है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड में विभक्त हो गया। इन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में ये बंट गया था, तो इनके बीच में जो महासागर आता है उसका नाम है टैथिस महासागर। नेक्स्ट हम देखें, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है, यानी थार मरुस्थल की उत्पत्ति क्यों हुई है।
तो शुष्कता में वृद्धि की वजह से यहाँ पर थार मरुस्थल में वृद्धि होती है। राज्य के किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती? तो पंजाब से यहाँ पर नहीं लगेगी। वो कौन सा जिला है? यहाँ पर बीकानेर है, पंजाब से नहीं लगेगी, क्योंकि बीकानेर हमारा यहाँ पर रह जाएगा इधर की साइड। यहाँ पर हमारा बीकानेर रह जाएगा, जबकि पंजाब हमारा हरियाणा पंजाब है वो उधर की साइड चला जाएगा इस जगह पर। तो बीकानेर की सीमा यहाँ पर पंजाब से नहीं लगती है। नेक्स्ट हम देखें, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल है? तो अरावली है मध्य में ज्यादा चौड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के मध्य में ज्यादा भाग है, यानी मध्यवर्ती भाग में ज्यादा अंतराल है। नेक्स्ट हम देखें, अंतरिक्ष मेहमानों को पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, वो पसंदीदा जगह कौन सी है जहां पर एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं? वो जगह है हमारी थार का रेगिस्तान अंचल। तो ये यहाँ पर 9 उल्कापिंड है थार के रेगिस्तान यानी मरुस्थल क्षेत्र में यहाँ पर गिरे हैं 9 उल्कापिंड। उल्कापिंड तो ये यहाँ पर क्या है? अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है। राजस्थान का सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे लंबी कौन सी राज्य से लगती है और सबसे छोटी कौन सी राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से सबसे लंबी राजस्थान की सीमा लगती है, और पंजाब से यहाँ पर राजस्थान की सीमा है वो सबसे कम लगती है पंजाब से, और सबसे ज्यादा लगती है मध्य प्रदेश से। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई देखें हम 550 किलोमीटर है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है वो किस तरीके से गुजरती है? पूरा स्थित तरीके से गुजरती है। तो टोटल लंबाई यहाँ पर 800 से कमी हो जाएगी, यहाँ पर तो 550 किलोमीटर ये लंबाई हो जाएगी, यानी पूरे राजस्थान को क्रॉस करते हुए ये गुजरती है। नेक्स्ट हम देखें, उदयपुर की जयसंबंध झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर में है जयसंबंध झील, और प्रतापगढ़ तक तो हम बात करें यहाँ पर उदयपुर कहाँ है? ये हमारा है उदयपुर, उदयपुर, और ये हमारा है प्रतापगढ़। और उदयपुर में है यहाँ पर जयसंबंध झील, और इधर हम देखें प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ तक स्थित जो पठार है, जयसंबंध और प्रतापगढ़ तक स्थित जो पठार है, यानी ये वाला जो पठार है, इसका नाम क्या है? तो इस पठार को हम कहते हैं लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, यानी ये लसाड़िया का पठार है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? तो कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला है सबसे ऊंची है? तो ये सिरोही जिले में है। जैसे कि अरावली पर्वतमाला यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हम देखें ये क्या है? ये जगह है हमारी सिरोही, और सिरोही जिले में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर अरावली पर्वतमाला बहुत ऊंची है, और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर हम देखें पाली है वो किसी के साथ भी सीमा यहाँ पर नहीं बनाता है, पहली बात तो, क्योंकि पाली की हम बात करें, पाली कहाँ है? जैसे यहाँ पर राजसमंद, इसकी बात करें पाली की राजस्थान में, तो ये हमारा है जालौर, और ये हमारा है पाली। तो पाली है यहाँ पर किसी से भी यहाँ पर सीमा नहीं बना रहा है। नेक्स्ट हम देखें, सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई क्या है? तो अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई है, हमने ये अभी देखी थी, अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर, ये अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट हम देखें, मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ऊंचाई कितनी है? यानी मेसा पठार है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो कि चित्तौड़गढ़ में ही होगा, ये सीधी सी बात है, तो ये इसकी ऊंचाई है मेसा पठार की, ये 620 मीटर ऊंचाई है। और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर आ जाएगा? जैसे कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है,
चित्तौड़गढ़। तो मेसा पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है। वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो यहाँ पर हम देखें जैसलमेर सीमा रेखा बनाता है, तो ये गलत है। बीकानेर भी बनाता है, बाड़मेर भी बनाता है, नागौर यहाँ पर सेंटर में चला जाता है। जैसे कि नागौर की बात करें, ये हमारा नागौर है, ना तो किसी देश के साथ सीमा बना रहा है, ना ही किसी जिले के साथ में सीमा बना रहा है। नेक्स्ट हम देखें, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि दक्षिणी पूर्वी एरिया है राजस्थान का, ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी एरिया, ये साउथ वाला एरिया, ये पूर्व वाला एरिया। तो इसमें जो पठार है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जो पठार है ये यहाँ पर कहलाएगा दक्षिण पूर्वी भाग वाला पठार लावा का पठार, ये सही नाम है यहाँ पर इसका। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती के पठार का नाम है लावा का पठार। तो हाड़ौती वाला क्षेत्र कहलाता है, कोटा वाला क्षेत्र है यहाँ पर, जैसे कोटा और बारा है, कोटा है यहाँ पर, ये क्या है? हाड़ौती वाले क्षेत्र है। हाड़ौती यहाँ पर लैंग्वेज भी बोली जाती है, इसके अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो सापेक्षिक दृष्टि से हम देख रहे हैं राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश है जो अधर प्रवाह का क्षेत्र है। तो अधर प्रवाह के क्षेत्र की बात करें हम, तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये अधर प्रवाह का क्षेत्र है, यानी पठार है यहाँ पर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये, और यहाँ का प्रदेश है अधर प्रवाह का ये क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि आबू पर्वत खंड निर्मित है। आबू पर्वत खंड निर्मित है, तो ये किससे निर्मित है? आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड है हमारा, ये निर्मित है ग्रेनाइट से। आबू पर्वत खंड किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। पीडमांड का मैदान किस नदी पर स्थित है? अगर पीडमांड के मैदान की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा बनास नदी पर है पीडमांड का मैदान। और ये पीडमांड का मैदान है बनास नदी, और बनास नदी कहाँ पर बहती है? यहाँ पर, इस जगह पर बहती है बनास नदी। तो ये पीडमांड का मैदान है यहाँ पर, पीडमांड, पीडमांड का मैदान बनास नदी के किनारे है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम बात करें जैसे कि विंध्य कगार भूमि कहाँ पर निर्मित है? तो विंध्य कगार भूमि है किस चीज से बनी हुई है? तो विंध्य कगार भूमि है यहाँ पर, ये बनी हुई है बलुआ पत्थर से। यहाँ पर हम देखें रायसीना पहाड़ी, जहाँ राष्ट्रपति भवन निर्मित है, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रायसीना पहाड़ी है, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो कि राष्ट्रपति भवन तक ये जाता है, रायसीना पहाड़ी है। नेक्स्ट हम देखें, किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण किन रेखाओं से किया जाता है? अगर हमें मानक समय का निर्धारण करना है तो हम कौन सी रेखाओं का यहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो समय के लिए हम देशांतर रेखाएं यहाँ पर प्रयोग करते हैं।
राजस्थान के विस्तार की हम बात करें, जैसे कि उत्तर में कोणा गांव है और दक्षिण में बोरकुंड गांव है, 826 किलोमीटर है। तो ये बोरकुंड गांव है कौन से जिले में पड़ता है? तो बोरकुंड गांव की बात करें तो ये हमारा पड़ेगा बांसवाड़ा में। बोरकुंड गांव हमारा कहाँ पर पड़ेगा? बांसवाड़ा में पड़ेगा। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जैसलमेर जिले में जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। क्योंकि ऊपर माल है वो तो उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच वाला क्षेत्र हो जाएगा, गिरवा उदयपुर वाला क्षेत्र हो जाता है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते। किन बालू का स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है? तो किस टाइप के बालू के स्तूप हैं जिनसे सर्वाधिक हमें हानि होती है? तो यहाँ पर बरखान है, इनसे सबसे ज़्यादा हमें हानि होती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर सीलाण यानी पूरब में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, क्योंकि ये तो हमारा उत्तर वाला क्षेत्र है, यानी उत्तरी कोना है राजस्थान का। बोरकुंड हमारा दक्षिणी वाला क्षेत्र है और पश्चिमी वाला क्षेत्र है हमारा, जैसे वो जैसलमेर में पड़ता है, वो यहाँ पर अम्बाला नहीं है, कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सीलाण यहाँ पर पूरब में पड़ता है, सीलाण हमारा पश्चिम में पड़ता है। राजस्थान की बात करें, नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, जैसे सांबर है, डीडवाना है, पंचपंद्रा है, किस महासागर के अवशेष ये माने जाते हैं? तो ये खारे पानी की झीलें हैं, ये हमारे तैतीस महासागर के अवशेष माने जाते हैं और ये पश्चिमी राजस्थान में ये सारे खारे पानी की झील स्थित हैं। देखें यहाँ पर, जैसे कि वर्षा के पानी का तल वर्षा के पानी का तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें हैं, वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो यहाँ पर उनको टाट या रन कहते हैं, जो वर्षा के पानी की वजह से बनती हैं, या अस्थायी झीलें जो बनती हैं वो टाट या रन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखें, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई देखें, क्या देखेंगे हम कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो उत्तर से पूरब जाते हैं हम, तो अरावली जो श्रेणी है उसकी चौड़ाई बढ़ती है। अगर हम कहाँ जाते हैं? उत्तर से पूरब जाते हैं तो चौड़ाई बढ़ती है, उत्तर से पूरब जाएंगे तब। और एक दक्षिण से पश्चिम जाते हैं तब ये अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती है, दक्षिण से पश्चिम जाने पर और उत्तर से पूरब जाने पर ये चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ कहाँ पर है? ये अजमेर में है नाग पहाड़, और जरगा है उदयपुर में है, आबू पर्वत है सिरोही में है, और मेरवाड़ पहाड़ियाँ हैं ये भीलवाड़ा और बूंदी में यहाँ पर नहीं है, तो ये सम्मिलित यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम देखें, से रघुनाथगढ़ है सीकर में, भैरोंच है अलवर में, और बाबाई है जयपुर में। ये पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में आती हैं? तो सीकर, अलवर और जयपुर हम देखें, तो सीकर, अलवर, जयपुर कहाँ पर है? जैसे कि इस मैप में हम देखें, सीकर, अलवर और जयपुर, ये तीनों क्षेत्र हमारे आते हैं। जैसे सीकर है हमारा, राजस्थान का ये मैप है, इसमें सीकर आएगा इस जगह पर, सीकर। फिर अलवर एक मात्रा का जिला है, यानी बिना मात्रा का जिला है तो अलवर आएगा, और जयपुर यहाँ पर आएगा। तो यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है अरावली का? ये उत्तरी वाला क्षेत्र है अरावली का। तो ये यहाँ पर हमारा क्या कह सकते हैं कि उत्तरी अरावली की क्षेत्र हैं, जो सीकर में रघुनाथगढ़ है, सीकर में कौन सी है? रघुनाथगढ़। और जयपुर की बात करें हम,
जयपुर में यहाँ पर है बावाई। और अलवर की बात करें, अलवर में भैरोज, ये अलवर में है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? तो रासायनिक गुणों की दृष्टि से जो खारा जल है राजस्थान में, ये पाया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान है और यहाँ पर रेगिस्तान में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल है, रासायनिक गुणों की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देखें, रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी है, इसका अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है? तो बाड़मेर में गांव है जिसका नाम है यहाँ पर कुशलगढ़, ये अंतिम छोर है। तो बाड़मेर का अंतिम छोर यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगाती है, इसका अंतिम छोर है, इसका नाम है कुशलगढ़, शाहगढ़ है। यहाँ पर बाड़मेर का अंतिम छोर कुशलगढ़ नहीं है, शाहगढ़ है। शाहगढ़ तक ये रेड क्लिफ रेखा का अंतिम छोर है, शाहगढ़। और कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, और ये हमारा है राजस्थान का बाड़मेर। नेक्स्ट हम देखें, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है। सबसे ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ पर है? तो ऊंचाई और चौड़ाई हम देखें तो ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये विद्यमान है। नेक्स्ट हम देखें, कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे जो निकट है वो है जैकोबाबाद, ये सबसे निकट है। नेक्स्ट हम देखें, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पर्वत की हम बात करें यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ पर है? मालानी पर्वत जालौर और बाड़मेर में है। तो ये हमारा जैसे कि राजस्थान का मैप है, इसमें बाड़मेर और जालौर, यहाँ दोनों पर, दोनों जगह क्या है? मालानी पर्वत, मालानी पर्वत है। नेक्स्ट हम देखें, रेगिस्तान और समुद्री तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को क्या कहते हैं? तो बड़े टीलों को यहाँ पर सैंड ड्यून कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार पूर्वी राजस्थान में हो रहा है? तो यहाँ पर ये क्या चीज है अरावली में जिसकी वजह से बालू का सर्वाधिक प्रसार है पूर्वी राजस्थान में हो रहा है? वो है मीठड़ी सांबर। तो इस अंतराल के द्वारा यहाँ पर बालू का सर्वाधिक प्रसार है पूर्वी राजस्थान में हो रहा है। मगरा की हम यहाँ पर बात करें, मगरा मेवाड़ के पश्चिम की तरफ समस्त पहाड़ी भूमि एवं दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से उत्तर में सिरोही तथा मारवाड़ की सीमा तक का क्षेत्र है मगरा कहलाता है। जैसे कि हम ये राजस्थान के मैप में हम देखें कौन सा एरिया है मगरा की श्रेणी में आता है। सबसे पहले हम देखें दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से, तो दक्षिण में यहाँ पर हम देखें डूंगरपुर है, डूंगरपुर इसकी सीमा से। उत्तर में सिरोही, उत्तर में यहाँ पर हम देखें सिरोही कहाँ पर है? जैसे कि जालौर के नीचे यहाँ पर सिरोही है, उत्तर में सिरोही। और मारवाड़ की सीमा तक का यानी जैसलमेर मारवाड़ यानी जोधपुर वाला क्षेत्र है, मारवाड़ यहाँ पर आ जाएगा, मारवाड़ वाला ये वाला क्षेत्र है, ये वाला कहलाता है मगरा। नेक्स्ट हम देखें, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ की बात करें हम यहाँ पर, तो प्रतापगढ़ है ये कांठल का मैदान है। प्रतापगढ़ ये वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ ये क्या है? कांठल का मैदान।
नेक्स्ट हम देखें, किस जिले में गोचर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कि गौ को लिए चराने के लिए सर्वाधिक भूमि है किस जिले में है। तो हम यहाँ पर बात करें, सबसे ज़्यादा जो गोचर भूमि है वो है बाड़मेर में। तो ये हमारा बाड़मेर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोचर भूमि है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का अधिकांश भूभाग जिसके उत्तर में स्थित है वो क्या है, हमारी कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा की बात करें तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, इस क्षेत्र से गुजरती है कर्क रेखा। और इसके उत्तर में पूरा राजस्थान हमारा आता है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान का मरु त्रिकोण है। तो मरु त्रिकोण की हम बात करें, राजस्थान का मरु त्रिकोण, तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है, ये मरु त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर त्रिकोण बनाए राजस्थान का मरु त्रिकोण, तो ये हमारा आ जाता है जैसलमेर, ये हमारा आ जाता है जोधपुर, और ये हमारा आ जाता है बीकानेर। तो यहाँ पर जो त्रिकोण बन रहा है ये हमारा है मरु त्रिकोण राजस्थान का। नेक्स्ट देखें, बागर प्रदेश कहलाता है। तो बागर प्रदेश हम किसको कहते हैं राजस्थान में, तो दक्षिणांचल है वो हमारा राजस्थान का बागर प्रदेश कहलाता है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिण का पार्ट है ये वाला, ये हमारा कहलाता है बागर प्रदेश, बागर प्रदेश, जबकि पश्चिम का मारवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में प्रधान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये प्रधान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी आरोपित होती हैं, तिरछी हमारी गंगानगर में पड़ती है, लेकिन अगर हम सीधी की बात करें तो सीधी हमारी बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से दूरी होने की वजह से श्री गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती हैं, सीधी हमारी बांसवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिमी भाग में लगभग जो समय अंतर है पूर्व और पश्चिम के भाग में वो कितना है, तो लगभग समय है वो 36 मिनट का अंतर यहाँ पर पड़ जाता है पूर्व और पश्चिम भाग में, यानी राजस्थान के पूर्व में और पश्चिमी भाग को देखें हम, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम भाग, इन दोनों के बीच में लगभग समय का अंतर है वो 36 मिनट का अंतर यहाँ पर पड़ जाता है, यानी यहाँ पर 4 बज रही है तो यहाँ पर 4:36 होगी। इस तरीके से ये अंतर पड़ता है। और ये अंतर क्यों पड़ता है, देशांतर की वजह से अंतर पड़ता है, क्योंकि पूर्व का राजस्थान का देशांतर अलग है और पश्चिम का राजस्थान का देशांतर अलग है। पश्चिमी राजस्थान का हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है वो बाड़मेर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है ये पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान के किन जिलों में रन का बहुमूल्य है, यानी वर्षा का जल जो एकत्रित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टाट या रन कहते हैं। तो ये वर्षा का जल कहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो ये दो जगह हैं हमारी, जैसलमेर और जोधपुर। एक तो जैसलमेर है और एक जोधपुर है। यहाँ पर वर्षा का पानी है और ये क्या है, रेतीले मैदानों में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको टाट या रन कहा जाता है। तो रन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल क्यों चर्चित रहा है, तो पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल है, क्यों चर्चित रहा है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान थार के मरुस्थल में जैसे बाड़मेर वाला एरिया है, यहाँ पर खनिज तेल की खोज का कार्य चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चित रहता है। नेक्स्ट हम देखें, जुलाई माह में निम्न में से जो समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है वो कौन सी है, तो जुलाई में जो समदाब रेखा गुजरती है वो है हमारी 998 मिलीबार, और पड़ीहारा रण क्षेत्र स्थित है। पड़ीहारा रण क्षेत्र की अगर हम बात करें, पड़ीहारा यानी कि पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, तो ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है पड़ीहारा रण क्षेत्र।
राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभागों की सही क्रम है। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो संभाग के अकॉर्डिंग न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा संभाग है यहाँ पर भरतपुर, सबसे छोटा संभाग है। उसके बाद में भरतपुर के बाद में आता है सबसे, भरतपुर से जस्ट बड़ा कोटा आता है, कोटा के जस्ट बड़ा जयपुर, उदयपुर आता है, जयपुर आता है, और जयपुर से बड़ा उदयपुर आता है। तो ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभागों का ही सही क्रम है, भरतपुर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। जैसे हम यहाँ पर देख लें, भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर कहाँ पर है? जैसे कि यहाँ पर हमारा है भरतपुर, जैसे ये हमारा अलवर है, ये भरतपुर है, ये हमारा जयपुर है अगर हम बात करें इसकी, जयपुर। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर हमारा ये है, उदयपुर। तो उदयपुर यहाँ पर सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ पर स्थित हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो बड़े जिले, अगर बड़े जिलों की बात की जाएगी यहाँ पर, तो बड़े जिले हैं राजस्थान में वो पश्चिम क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि जैसलमेर बड़ा जिला है, ये बाड़मेर भी यहाँ पर बड़ा जिला है, और जोधपुर भी बड़ा जिला है, नागौर भी यहाँ पर बड़ा जिला है राजस्थान में, नागौर यहाँ पर बड़ा जिला है, और बीकानेर भी यहाँ पर बड़ा जिला है। नेक्स्ट हम देखें, देशहरों के नाम से चर्चित क्षेत्र है। तो देशहरों के नाम से कौन से क्षेत्र की यहाँ पर चर्चा चलती है? तो देशहरों की बात करें यहाँ पर तो रांगा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती जो भाग है उसको हम बोलते हैं देशहरों। इसके बीच में रागा और जरगा के बीच में वो कहलाएगा हमारा देशहरों। नेक्स्ट हम देखें, बात करें बाड़मेर में क्या है, पीपलूद, ये मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान ही यहाँ पर सबसे बड़ा प्रदेश है। राजस्थान के विभिन्न नगर, उनके प्राचीन नाम के बारे में बात करें, जैसे कि कौन कौन से नगर का क्या नाम था। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो ओसिया है उपकेश पटन, ओसिया का नाम था उपकेश पटन। जयपुर का जयनगर नाम था पहले। करौली का गोपालपाल नाम था। जैसलमेर का यहाँ पर थाली नाम ये नहीं था, तो ये ऐसा में लेता है। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पैंदे के स्तर से नीचे है? तो वो हमारा है हनुमानगढ़ जंक्शन, जो कि उसका जो धरातल है उसके पास की नदी है उसके पैंदे के स्तर से भी नीचा है। खादर क्या होता है? अगर हम खादर की बात करें कि खादर की परिभाषा क्या है या खादर क्या होता है, तो चंबल बेसिन में जो गहरी खड्डे युक्त बीहड़ भूमि है उसको हम बोलते हैं खादर। फिर हम देखें रेत के टीलों के बीच धरती को क्या कहते हैं? तो रेत के टीलों के बीच में जो धरती आ जाती है उसको हम कहेंगे वेवड़। ये रेत के टीलों के बीच आने वाली धरती को कहा जाता है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कौन सी है? तो बारां जिले में है ये घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी है, ये रामगढ़ के निकट स्थित है। घोड़े की नाल की पहाड़ी बारां जिले में पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें नागपाणी किसका नाम है? तो ये नागपाणी है, किस चीज का नाम है? ये पर्वत शिखर का नाम है नागपाणी। और विराट राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता है? तो विराट यहाँ पर जयपुर और टोंक है, इन दोनों को मिला करके, जयपुर और टोंक इन दोनों को मिला करके यहाँ पर राजस्थान के विराट के नाम से जाना जाता है। बाकी हम राजस्थान की मृदाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।